ये सीटेट की परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पेपर कैसा आता है उसके बारे में जानें। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये बता दूं कि ये जो पेपर आपको दिख रहा है ये 2018 का पेपर है और इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सबसे पहले मैं आज जो पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ वो ईवीएस का पेपर, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी के लिए ये वीडियो है। इसके बाद जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको देखने के बाद एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं या किस तरीके के टॉपिक जो हैं वो पेपर में पूछे गए हैं, क्या एनसीईआरटी वाकई में इम्पॉर्टेंट है और कितने परसेंटेज तक उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरी चीज़ें पेपर को अच्छे से देखिएगा क्योंकि पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी हम ईवीएस के 30 क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 60 तक आपके मैथ्स के क्वेश्चंस है जिसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आ गए और 30 क्वेश्चंस मैथ के, और उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं अपने पर्यावरण अध्ययन जिसमें कि 30 क्वेश्चन यानी 90 तक है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर आ जाता है, तो सीडीपी हो गया, मैथ्स हो गया और यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन है। तो पर्यावरण अध्ययन हम देख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें आइडिया एक लग जाएगा और उसके बाद जो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस के लिए, सबसे पहले हम ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सीटेट दिसंबर का जो पेपर आपका होने वाला है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को 1000 तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे बच्चों तक भी शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो जो भारत है उसमें अगर हम देखें तो वो ऑप्शन नंबर जो आपका पूर्व और पश्चिम में नहीं आता है, पश्चिम और पूर्व भी सही नहीं है। यहाँ पे आंसर जो है आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा, यहाँ पे गोवा लिखा हुआ है, गोवा की स्थिति क्या है, तो ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होगी, जो वाष्पीकरण होता है वो प्रोसेस जो है वो कब सबसे कम होगा, सबसे धीमे प्रोसेस कब होगा, ये पूछा गया है। तो जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पीकरण का प्रोसेस यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ने की बात है, धीमे होने की बात कही गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान जब दोनों में कमी आएगी तब आपकी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा धीमी हो जाएगी। आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिशात्मक कौशल, सेकंड है चित्रण कौशल, थर्ड है स्थितीय कौशल और 4 है ग्राफिक कौशल। तो देखिए, स्थान, दूरी और दिशा, इनकी सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है मानचित्रण कौशल। तो यहाँ पे मानचित्रण नहीं दिया हुआ है लेकिन चित्रण कौशल दिया हुआ है, तो यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्रण कौशल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCAF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण
अध्ययन की सिफारिश की, तो उसके बारे में पूछा गया है ये। तो ये आपका हो जाएगा NCF 2005, NCF 1988, NCF 2000 या NCF 1975। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, NCF 1975 इज़ द करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 भारत के में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने के रिवाज हैं। तो ये आपका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। तो स्थानांतरित खेती के बारे में यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो होता है वहाँ पे इस तरीके की खेती की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं या नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अच्छा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभावित हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो यहाँ पे कथन सत्य नहीं है। इसका लिए आपका ऑप्शन नंबर जो है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, सस्टेनेबल इनकरेज करता है, सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पे नॉट ट्रू वाला ऑप्शन ये है, ये 66 का 1 ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बांध टिकाऊ विकास को डैम्स इंकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जल वाष्प या उपयुक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। और 67 का ऑप्शन नंबर 4 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, ये तीनों ही क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी ये क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। तो ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, इसलिए ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका 68 का 2 जो है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए ये मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ द ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 68 का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित से कौन सा जिम्मेदार है। ये आपको सारे को ये क्लास 7th की NCERT में आपको मिलेगा। तो 1 to 5th में तो मैंने एक बार फिर से मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ये क्लास 7th की NCERT में ये है जहाँ पे वाटर के बारे में डिस्कस किया गया है, उस चैप्टर में है ये। तो कुछ देखिए, कुछ आगे की भी चीज़ें ली गई हैं। 1 to 5 बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कम से कम 1 to 5 तो पढ़ना ही है, साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आगे की देख लेनी चाहिए। तो ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र क्लोरीन। अभी आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी, क्योंकि थोड़ा मुझे भी आइडिया होना चाहिए। तो 69 का ऑप्शन नंबर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है वो उसी के कारण जो ताजमहल का जो है वो पीले कलर का पीला होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके प्रदूषण है और जिसके कारण हमारा जो ताजमहल है पीला होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है,
गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो गोलकोंडा आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स में है ये गोलकोंडा के बारे में, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। चोल वंश, चालुक्य वंश, काकतीय राजवंश और पल्लव राजवंश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, काकतीय वंश। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आज भी अभी करंट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है और द्रव्यमान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो 71 का जो आंसर नंबर 2 है 45 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर, 45 ग्राम। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। जब हम मैथ कराएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें, या जब चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करेंगे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सीटेट की जब तैयारी हम करेंगे और स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी पेपर थोड़ा बहुत देख लें, सिलेबस देख लें और उसके बाद हम अच्छे से तैयारी करने वाले हैं एक एक टॉपिक को। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अभी हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर 45 ग्राम हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार। तो मापन से रिलेटेड है, ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप पीआरटी का पेपर देने जा रहे हैं तब भी, तो यहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों के बारे में ही आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो स्केलर क्वांटिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। कौन सी अदिश राशि है? तो द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो द्रव्यमान है ये आपका अदिश राशि है। ठीक है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी और उत्तल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। अपारदर्शी वस्तु में से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, वो कहलाती है अपारदर्शी। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? 16 kg, 10 kg, 60 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न कर दिया, जिसमें इस क्वेश्चन पे सभी को कॉमन नंबर मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। 75 क्वेश्चन नंबर, विलेय का विघटन दर, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है सतह के क्षेत्रफल पर, यानी सरफेस एरिया पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो सही हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करें, कोई मतलब नहीं है, और समूह चर्चा की जाए, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। जब आप किसी चीज़ को खुद ही करते हैं ना, तो उसके प्रति आपके अंदर एक अलग सी ही भावना आती है। तो यहाँ पे इसी तरीके का आंसर जो आ रहा है ये ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और कोशिश करने में मदद करना, तो वो खुद ही पेड़ों के संरक्षण और उसके लिए संवेदनशील हो जाएंगे। ठीक है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। या इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो क्वेश्चन क्या था? अभय ने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा
विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रासंगिक है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका, समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, ये आपका नहीं है में ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो 78 आप बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने अपने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने एक आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रिया ये बच्चों के साथ वो किया जा रहा है, वो एक इंक्वायरी की जा रही है एक तरीके से। तो यहाँ पे इंक्वायरी अप्रोच यानी अन्वेषण दृष्टिकोण अपनाया गया है। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषण दृष्टिकोण यानी इंक्वायरी अप्रोच यानी बच्चों से ही पूछा गया है यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि समुदाय पे केवीएस में भी पूछा गया। तो कम्युनिटी इस समय बहुत अच्छा टॉपिक बन गया है, तो इससे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त या बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। सबसे पहली बात तो निगेटिव चीज़ें लेनी ही नहीं है, और यहाँ पे वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है और एक्सपीरियंस की बात की गई है जहाँ पे हमको सीखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 79 का 3। ईवीएस शिक्षण अधिगम है। कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना बिल्कुल नहीं। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्व विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो जो पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताएं हैं उनको पाठ्य पुस्तक से क्या करना है, हमको लिंक करना है। ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण ये भी नहीं सही है। पाठ्यचर्या से बाहर नहीं जाना है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर आना है। ठीक है, पाठ्यचर्या से बाहर नहीं आना है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना है। मतलब बाहर के बारे में भी ईवीएस को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, यानी पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने का मतलब है यहाँ पे कि आप जब ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो उसको डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे जोड़ के पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, ये विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ईवीएस का जो टॉपिक है परिवार, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो आपका इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है वो इंक्लूसिव शिक्षण नहीं है। और एक सेकेंड, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, दादा एक विस्तारित परिवार है। तो ये समावेशी समावेशी नहीं, शिक्षण दृष्टिकोण नहीं हो। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? इसमें जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा था वो यही था। ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी।
तो कौन सी गतिविधियां करनी पड़ती हैं, तो हम चित्र के साथ भी पढ़ते हैं, फील्ड भ्रमण भी किया जाता है, श्यामपट्ट का भी प्रयोग किया जाता है, एक टीचिंग है। तो ये उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वो एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन आ रहा है वही आपका सही हो जाएगा। विषयगत भी होना चाहिए, एकीकृत भी होना चाहिए और समावेशी भी होना चाहिए। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे सपेरे, वो कालबेलिया जनजाति के बारे में जिसमें बात की गई है, वो वाला चैप्टर है ये। और ईवीएस पाठ्य सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है। बिल्कुल नहीं। सपेरे के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा और अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो ये सपेरों पर एक अध्याय, अब उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। अगर उस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सपेरों के जीवन शैली के बारे में बात की गई है कि वो पहले किस तरीके से काम करते थे, उनका उद्देश्य कोई अवैध कार्य नहीं था। तो उसमें बहुत कालबेलिया जनजाति के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुँचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। वहाँ पे सपेरों के बारे में बात की गई है एक्चुअली। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। बाई नेगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल नहीं चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, अबोध जो बच्चे हैं उनका भार कम करने की ज़रूरत है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर 3। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी सीटेट की अपलोडेड है, जिनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने, एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्क लोड को कम करना। समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, तो इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सहयोग, समूह मतलब सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना ही इसका उद्देश्य है। तो बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला जो है आपका ये है अधिगम सहायक के रूप में एक बिल्डिंग एज लर्निंग एड, BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो ये ऑप्शन आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक है, क्या है ये? तो महिलाएं मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िगत धारणा है, अंधविश्वास है। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है? यह एक मिथ है, मिथक है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आपका इंग्लिश का लैंग्वेज और हिंदी का लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज सीटेट में होते हैं वो सारे पेपर के आ जाएंगे। और इसके बाद हम लोग CDP का देखेंगे, फिर हम लोग पेपर की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सीटेट का सिलेबस में अभी जो दिसंबर में पेपर होने वाला है उसको कैसे कम से कम 90 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स तो सबसे पहले कवर करना है हमको, और उसके बाद हमको उससे आगे के नंबर की रणनीति बनानी है। तो वो सारी चीज़ें हम अपने चैनल पे अभी आपको 1-2 दिन में वीडियो मैं उसकी दे दूँगी कि किस तरीके से आपको 90 मार्क्स तो कंफर्म हैं आपके, कि वो आपको कम से कम, आपको अगर दिसंबर में पेपर होता है तो मान लीजिए कि इस 1 नवंबर तक या 10 नवंबर तक आपको 90 मार्क्स की तैयारी पूरी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क्स की तैयारी करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम, चलिए उसके लिए बाद में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।